हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ मी। आज हम लोग क्लास 10 माध्यमिक के लाइट चैप्टर का स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लाइट चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग जो है इस वीडियो में हम लोग सारे मिरर का पार्ट पढ़ लेंगे। ठीक है, कि मिरर का प्रूफ एक एग्जाम में आता है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट 3 मार्क्स का। उसके अलावा रे डायग्राम्स हम लोग देख लेंगे इस वीडियो में, और जो भी मिरर को लेकर जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है और लाइट की जो भी इंट्रोडक्शन है वो तमाम चीज जो है हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रिज्म, ये सारे चीज पढ़ेंगे। लाइट चैप्टर जो है हम लोग टोटल 4 वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो लाइट होता क्या है? तो लाइट जो होता है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर हमसे पूछता है इंसान कि लाइट है क्या, तो लाइट जो है क्या है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और लाइट कैसा नेचर शो करता है? तो लाइट क्या है, लाइट जो है डुअल नेचर शो करता है। डुअल नेचर शो करता है मतलब लाइट क्या है, पार्टिकल भी है, लाइट पार्टिकल भी है और वेव भी है। कैसा वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, कैसा वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, कैसा वेव है लाइट? लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, हम लोग अभी लाइट के बारे में इतना ही अभी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि मिरर में क्या होता है, रिफ्रैक्शन नहीं होता, रिफ्लेक्शन होता है। इसलिए हम लोग मिरर को पढ़ने से पहले, हम चैप्टर्स मिरर से स्टार्ट है, पर मिरर को पढ़ने से पहले हम लोग को पढ़ना होगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है कि जब भी कोई रे आई, जैसे ये लाइट की एक रे आई, ठीक है, और ये यहाँ से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट कर गई, तो हम लोग बीच में एक ऐसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल और जो लाइट की जो रे आती है उसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे, और ये जो नॉर्मल के साथ सरफेस पे एंगल बनाती है उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये रिफ्लेक्ट कर जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट जहां से जब लाइट आएगी, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जब यहाँ से लाइट जो है क्या हो जाएगी, चली जाएगी। तो ये रहा एंगल, ये है हमारा रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन जो होता है 2 तरह से होता है। ठीक है, एक होता है इरेगुलर सरफेस पे। ठीक है, एक रिफ्लेक्शन कितने तरह से होता है, तो रिफ्लेक्शन जो होगा 2 तरह से होगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन जो होता है वो 2 तरह से होता है। पहला होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन किस पे होगा? जैसे ये अगर कोई इरेगुलर सरफेस है तो उस पे लाइट आई ऐसे गई, ठीक है, फिर ऐसे आई ऐसे गई, तो ऐसे आई ऐसे गई, कोई मतलब वे नहीं है। अगर कोई रेगुलर सरफेस है ऐसा, तो लाइट आएगी लाइट जाएगी, मतलब एक जो है एक वे बना हुआ होगा। ठीक है, तो इरेगुलर सरफेसेस और रेगुलर सरफेस दो तरह के सरफेसेस यहाँ पे पाए जाते हैं, जहाँ पे ये लाइट जो है रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स आप हमको कमेंट में बताएंगे। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। एक जैसे कि हम लोग स्कूल में जब ब्लैक बोर्ड देखते हैं तो क्या होता है कि कभी लाइट जो है हमारे आंखों पर पड़ रही होती है और जो चीज लिखी होती है वो हम लोग को दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो प्लेन सरफेस है, वहां जाके लाइट जो है एक साथ रिफ्लेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से हम लोग नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब भी लाइट की कोई एक रे जाए, जब भी लाइट की कोई एक रे जाए तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, रे ऑफ लाइट। जब बहुत सारी लाइट एक साथ जाए तो हम लोग इसे कहते हैं रे, बहुत सारी रे जो है एक साथ जाए लाइट की रे, तो हम लोग उसे कहते हैं बीम ऑफ लाइट। क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट। ठीक है, इतना समझ में आ गया, बीम ऑफ लाइट किसे कहते हैं, लाइट किसे कहते हैं। अब हम लोग आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की तरफ। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, जैसे यहाँ से एक लाइट आई और ये यहाँ गई,
और बीच में एक ड्रॉ है क्या, हमारा नॉर्मल, सॉरी, ठीक है, नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये हो गया मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसको आर से लिखा गया है। तो यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर हो। पहला कहता है कि अगर अगर कब बराबर होगा, पहला लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइंग ऑन द सेम प्लेन, अगर ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा। यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आया? तो ये बस हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, और बहुत सारे लाइट जब एक पॉइंट पे आकर कन्वर्ज कर रहे हो, मिल रहे हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ रे। ठीक है, और या लाइट, फिर यहाँ अगर बहुत सारे रे एक जगह से फैल रहे हो, निकल रहे हो, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह फैल रहे हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ रे। ठीक है, डाइवर्जेंट बीम ऑफ रे। ठीक है, तो हम लोग अब आगे आते हैं स्फेरिकल मिरर की तरफ। ये हमारे लाइट का इंट्रोडक्शन, ये हमारे हो गए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम लोग आएंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर हम लोग कहते हैं एक्चुअल में किसी ग्लास या किसी चीज से हॉलो चीज, स्फेयर जैसा चीज बना लिया जाता है, उससे ही हम लोग मिरर बनाते हैं। तो मिरर जो है बेसिकली दो तरह से होता है, दो तरह का होता है, एक कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। और बहुत तरह के मिरर होते हैं, प्लेन मिरर है, ठीक है, इरेगुलर मिरर, बहुत सारा मिरर होता है। लेकिन हमारे सिलेबस में, क्लास 10 के सिलेबस में आप लोग के बस दो मिरर है, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर हम लोग किसे कहते हैं, कॉन का केव, केव का मतलब क्या होता है, गुफा। ठीक है, देखिए जब इसका याद तो नहीं करती कि जब ये गुफा की तरह हो, इस तरह गुफा, गुफा ये दिख रहा है, गुफा है, अंदर क्या होगी, गुफा। ठीक है, हम लोग थोड़ा मिटा देते हैं, इसको छोटा कर देते हैं, चलो फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या है, गुफा है, ये वाले हिस्से क्या होंगे, गुफा, अंदर जाना। तो ये पीछे क्या होगा, पीछे जो है कोटिंग क्या रहेगा, जिंक्स से। ठीक है, इस तरह से कोटिंग क्या होता है पीछे मिरर के। ठीक है, और यहाँ पे रे ऑफ लाइट आएगी, यहाँ से टकरा के जाएगी, यहाँ से आएगी, यहाँ से टकरा के जाएगी, इस तरह से होता है। ठीक है, काफी गंदा हो जाता है, आप लोग को समझ में आएगा कि नहीं। ये देखिए, ये मेरा कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये हो गया कॉनकेव मिरर, यहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, यहाँ से जाएगी। ठीक है, तो ये पीछे क्या होती है, कोटिंग होती है। और सामने से याद कैसे रखेंगे, अपने हाथ को अगर इस तरह घुमाएंगे, इस तरह रखते हैं, तो हम उसे कहेंगे कॉनकेव मिरर है। तो देखिए जहाँ पे गुफा वाला हिस्सा आएगा। ठीक है, अगर इसी मिरर को उल्टा कर दे इस तरह से, ठीक है, यहाँ से रे ऑफ लाइट आना जाना करे, और ये यहाँ पे अगर हम लोग कोटिंग कर दे, तो हम लोग इसे कहते हैं कन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। याद रखना, कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर को हम लोग क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स को हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, कॉनकेव को क्यों कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर, ये हम लोग को पता चल जाएगा जब हम लोग रे डायग्राम करेंगे। या अभी बता देती क्या होता है कि इसमें तमाम रे ऑफ लाइट इस तरह आए, ठीक है, यहाँ से ऐसे गुजर गए, आए, यहाँ से ऐसे गुजर गए। ठीक है, तब अच्छा रुक, ये वाला बात मैं भी आप लोगों को आगे जब मिरर के टर्म जो है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आप लोग समझ जाएंगे, फिर इस बात को मैं क्लियर कर दूंगी। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं और कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं। ठीक है, बस हम लोग ये वाली बात जान लेते हैं कि कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ कहाँ होता है। डेंटिस्ट के पास होता है, ठीक है, डॉक्टर्स, मेनली डॉक्टर्स जो होते हैं वो लोग यूज करते हैं, और हेडलाइट ऑफ कार में यूज होता है, एज सेविंग क्रीम एंड मेकअप मिरर, इन सब में यूज होता है। क्यों यूज होता है,
डेंटिस्ट क्यों कॉनकेव मिरर यूज कर रहे हैं, कॉन्वेक्स क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये बात मैं आप लोग को आगे बताऊंगी। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, रियर व्यू मिरर में एज अ सिक्योरिटी ऑफ एटीएम मशीन में क्यों हो रहा है, आगे बताऊंगी, ठीक है। अभी हम लोग को मेन पहले हम लोग को जानना है, ये सारी बात आप लोग को पता होना चाहिए कि ये कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ हो रहा है। और कभी कोई क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि डेंटिस्ट कॉनकेव मिरर ही क्यों यूज करते हैं, या गाड़ी की हेडलाइट कॉन्वेक्स मिरर का क्यों होता है, और रियर व्यू मिरर यानी कि साइड का जो साइड से जो हम आईना देखते हैं, गाड़ी के साइड में जो आईना लगा होता है उसमें कॉन्वेक्स मिरर क्यों होता है, और गाड़ी के जो हेडलाइट है वहां पे कॉनकेव मिरर क्यों होता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है माध्यमिक में आ चुके हैं, इस तरह के सवालात जो है आपके माध्यमिक में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो टर्मिनोलॉजी जो है हम लोग देखेंगे, कुछ टर्म जो है रिलेटेड है स्फेरिकल मिरर के से, अगर हम लोग उस चीज को नहीं जाने तो हम नहीं जान पाएंगे, आगे उस चैप्टर को नहीं पढ़ पाएंगे। तो कुछ बेसिक बातें जो आप लोगों को मैं बता रही हूँ, ठीक है। ये अगर मैं मान लूं ये एक मिरर है, ठीक है, ये कोई एक स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, ये बना होगा, ये बना हुआ किसी किसी एक हॉलो सर्कल से, ठीक है, आधा हिस्से को काट दिया गया, ये हो गया स्फेरिकल मिरर, हम लोगों ने मान लिया, ठीक है। ये थोड़ा सा मोबाइल से थोड़ा पेन की थोड़ी बहुत ज्यादा वो हो जाती है, आपको समझा नहीं पाती मैं, ठीक है। ये हो गया स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर, यहाँ पे इस पॉइंट को मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ठीक है, बीचों बीच किसी स्फेरिकल मिरर के बीच हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, पोल, ये यहाँ पे लिखा हुआ है पोल, पोल कहते हैं किसी स्फेरिकल मिरर के बीच वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, ठीक है। अब ये स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर का पार्ट होगा, ठीक है ना, उसे हम लोग अपर्चर है। अपर्चर क्या होता है, अपर्चर होता है कि किस स्फेरिकल से हम लोगों ने उसको काट कर स्फेयर बनाया, स्फेरिकल किस स्फेयर को, किस हॉलो स्फेयर बॉल स्फेरिकल ग्लास से उसे काट कर हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर बनाया है, उसे ही हम लोग अपर्चर कह रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोगों ने एक मिरर बनाया, ठीक है, ये है कॉनकेव मिरर, ठीक है। इसके बीच के मिड पॉइंट ऑफ द मिरर क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर के मिड पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, ठीक है। स्फेरिकल मिरर, ये अगर मैं मान लू ये स्फेरिकल मिरर है मेरा, तो स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर का पार्ट होता है, इस स्फेयर का पार्ट है स्फेरिकल मिरर, किसको तो काट दिया गया है यहाँ से, है ना, तो जिस स्फेयर का ये पार्ट होता है, उस स्फेयर के जिस स्फेयर का ये पार्ट होता है उसके सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी, ठीक है। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर क्या है, यहाँ पे ओ है, तो सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या है, इस कोई भी मिरर जो है जिस स्फेयर का पार्ट होता है उस स्फेयर के सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सिंपल हम लोग कह सकते हैं लैंग्वेज में, सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, तो रेडियस किसे कहेंगे, किसी स्फेरिकल मिरर में पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसको, इन दोनों की दूरी को, ये पोल और इस की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। पोल और हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से परपेंडिकुलर लाइन पास होता है, ये वाला, इस लाइन को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। डायग्राम में समझ में आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। पोल हो गए, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो बीच में पॉइंट पड़ेगा, बीचों बीच वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं फोकस, ठीक है। यानी कि हम लोग बोल इसे क्या कहते हैं, फोकस। यही सारी बात, मिड पॉइंट ऑफ सीपी यानी कि मिड पॉइंट ऑफ पोल एंड फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड
फोकस, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे फोकस किसे कहते हैं, यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। पोल से लेकर के फोकस तक की दूरी को, यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। तो अच्छे से समझ में आ गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, स्फेरिकल मिरर जैसे स्फेयर का पार्ट होता है उसको सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के दरमियान की दूरी को हम लोग क्या कह रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कह रहे हैं। क्या समझ में आया ये बात, है ना। तो चलो एक बार फिर से समझा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे डाउट बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए कि किसे क्या कह रहे हैं, ठीक है। सेंटर ये रहा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस स्फेरिकल मिरर के सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज मोल, मोल कह रही, सॉरी पोल, ठीक है। क्या है, पोल कहलाते हैं। और हम क्या कहेंगे, पोल और इन दोनों का जो मिड पॉइंट होता है इसे हम लोग फोकस कहते हैं। इस पोल और सबसे एक स्ट्रेट लाइन गुजरती है, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कह रहे हैं, ठीक है। पोल और फोकस के दरमियान की जो ये दूरी है, इतनी दूरी, इसको हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। सारी चीजें समझ में आ गई आई होप। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग रे डायग्राम को समझने के लिए, रे डायग्राम को बनाने के लिए, ठीक है, हम लोग को कुछ रूल जानना होगा कि लाइट की रे किस तरह आती है और किस तरह कहाँ से जाती है। मैकेनिज्म ऑफ इमेज बाय रे डायग्राम, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, देखिए सर डायग्राम बना हुआ, ये एक मिरर है, तो अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो फोकस से ही गुजरेगी। क्या आप इस डायग्राम में क्या दिख रहा है, कोई रे ऑफ लाइट कहाँ से पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो फोकस से होकर गुजरेगी। अब इसी का उल्टा क्या है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होकर गुजर रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, कहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आई तो ये वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी, ठीक है। इसी रूल को यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes parallel to the principal axis and the converge at focus, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, मैंने इसे समझा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, पैरेक्सियल रे किसे कहते हैं, जब भी रे ऑफ लाइट पोल से बहुत 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 छोटा एंगल बनाता है तब हम लोग कहते हैं इसे पैरेक्सियल रे, ठीक है। अब हम लोग जो है यहाँ से रिलेशन बिटवीन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, ये हमारा प्रूफ करने को आता है 3 मार्क्स, ठीक है। इसको हम लोग प्रूफ करने को आता है 3 मार्क्स। तो हम लोग पहले रे डायग्राम देख लेते हैं, फिर हम लोग इसे 3 मार्क्स का, ये R इक्वल्स टू 2F, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। यहाँ से एग्जाम में इस तरह से MCQ आता है कि F इक्वल्स टू क्या होगा बताएं। तो हम जब जानते हैं कि R इक्वल्स टू 2F होता है तो F क्या होगा हम लोग नहीं बता सकते, F इज R/2, है ना। तो ये बस ये एग्जाम में ठीक किसी 17 या किसी ईयर में ये क्वेश्चंस आया है। F इक्वल्स टू व्हाट, फर्स्ट क्वेश्चन था ये, ठीक है, लाइट का। तो ये 3 मार्क्स का जो ये प्रूफ आता है हम लोग उससे आगे करेंगे, पहले हम लोग रे डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। रे डायग्राम, चलिए जल्दी से हम ये रे डायग्राम हम आपको दिखाते हैं। ऐसे एक बॉक्स बना दिया मैंने आपको की आसानी के लिए। जब भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इंफिनिटी पे, डायग्राम इस तरह से बनेगा। एक मिरर बनाया आप लोगों ने, कॉनकेव मिरर, ठीक है, एक मिरर बनाया। यहाँ पे क्या होगा, ये पोल है, ये हिस्सा, यहाँ से एक एपिया है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इस चीज को अपने आप ड्रॉ कीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अब हमारा, मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, एट इंफिनिटी पर,
ऑब्जेक्ट कहाँ है मेरी, एट इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये रहा एट इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग को देखना है कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, साइज ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा। अब ये ठीक है, रे ऑफ लाइट यहाँ से आई, आपको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो ये फोकस से गुजरेगी, और एक रे ऑफ लाइट यहाँ से आई और ये भी यहाँ से आई, तो जाहिर सी बात है ये भी कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। ठीक है, ये मेरा थोड़ा डायग्राम खराब हो गया, आप लोग की नहीं होनी चाहिए। ये पैरेलल आएगी और ये फोकस से गुजरेगी। ठीक है, मैं एक बार फिर से साफ करके बना देती हूँ। ये रे ऑफ लाइट, ये प्रिंसिपल, ठीक है, यहाँ पे क्या है फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। पैरेलल आई रे ऑफ लाइट, यहाँ गई, फिर रे ऑफ लाइट आई, फिर ये यहाँ गई, यहाँ आई, फिर ये यहाँ गई। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि फोकस पे क्या हो रहा है, रे ऑफ लाइट कन्वर्ज कर रही है, मिल रही है, जितनी भी रे ऑफ लाइट आएगी पैरेलल सब ऐसे ही आएगी। ठीक है, समझ में आया ना, फोकस पे ही आके मिल रही है, यानी कि फोकस पर इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हम लोगों ने, एट इंफिनिटी पर। इमेज हम लोग कहाँ पे मिल रहा है, एट फोकस पर इमेज मिल रहा है। और कैसा इमेज है, बहुत ज्यादा क्या, बहुत ज्यादा बड़ा इमेज है नहीं, बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश साइज, बहुत छोटा इमेज है। और हमेशा याद रखना, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है कॉनकेव मिरर में। तो इमेज कैसा है, रियल और इन्वर्टेड है, क्यों, क्योंकि मिरर के सामने इमेज बना है। ठीक है, तो इमेज क्या है, रियल और इन्वर्टेड है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखते हैं तो मेरा इमेज कहाँ बनेगा, हम लोग ये देखेंगे। इस तरह से रे डायग्राम आएगा आप लोग का, आप लोग को बनाना होगा बाकायदा कॉपी में। ठीक है, अच्छे से। मैंने एक और कॉनकेव मिरर लिया भाई, यहाँ से मेरा फिर से ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है, बियॉन्ड सी, यानी कि सी के साइड। मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है जिसका नाम ए दिया मैंने। अब ये यहाँ से आया, ये ऑब्जेक्ट फोकस से गुजर गया। ठीक है, फिर रे ऑफ लाइट यहाँ से आया और यहाँ गुजर गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया तो ये फोकस से गुजर गया। ठीक है, फिर एक रे ऑफ लाइट जो है फोकस से आया और यहाँ से गुजर गया, तो इमेज हमारा यहाँ पे बन रहा है। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट को अब बियॉन्ड सी रखते हैं, ठीक है, एक हमारे लिए है हमारा कॉनकेव मिरर, ये हमारा पोल, ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, बियॉन्ड सी मैंने ऑब्जेक्ट रखा, यानी कि सी के पीछे। तो मैंने ऑब्जेक्ट रखा और मैंने यहाँ से रे ऑफ लाइट आया और ये फोकस से गुजरेगा। आप पेंसिल स्केल से क्लीन बनाइएगा। ठीक है, फोकस से रे ऑफ लाइट गुजरेगा, फिर एक रे ऑफ लाइट एट सी से ही पास होगा और एट सी से ही आएगा और सी से ही वापस जाएगा। ठीक है, जहाँ पे पॉइंट मिलता है वहाँ इमेज फॉर्म होता है, इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इमेज जो है यहाँ पे फॉर्म होगी, इमेज जो है यहाँ पे फॉर्म होगी, ये रही इमेज फॉर्म होगी इतनी बड़ी। तो इमेज कैसी है, सीधी, मेरा ऑब्जेक्ट क्या था, सीधा बना, क्या है, उल्टा है। तो पहला ये क्या है, रियल और इन्वर्टेड है। नेचर ऑफ द इमेज क्या हो लिखेंगे हम लोग, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि रियल और इन्वर्टेड होगा। क्या बहुत ज्यादा बड़ा है, क्या साइज में, नहीं है, छोटा ही है, स्मॉल है, ठीक है, डिमिनिश्ड है, छोटा ही है। ठीक है, छोटा साइज है। और कहाँ पे ये इमेज बना है, ये इमेज का बना है बिटवीन सी एंड एफ, ये इमेज बना है। तो ये सारी चीज ऐसे लिखा है, तो ये ऐसे ही नहीं लिखा है, ये मैंने रे डायग्राम बना के ऑब्जर्व करके ये टेबल बनाया है। ये एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछ लेता है कभी कभी कि अगर बियॉन्ड सी है तो अब रखा है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, साइज क्या होगा, इसलिए मैंने डब्बा बना दिया ताकि आप लोग इसे रिवाइज कर सके, आसानी से ये कर सके। ठीक है, इस तरह से अगर और रे डायग्राम बनाए
तो जैसे एट सी पे, अगर ऑब्जेक्ट को अब एट सी पे रखते हैं, ये पोल, ये फोकस, ये सी, ऑब्जेक्ट को एट सी पर रखा हम लोगों ने, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट आया, ये यहाँ से गुजरेगा, ठीक है ना। वो वहां से आया तो वो एक वहां से गुजरेगा। अब एक फोकस से गुजरेगा, रे ऑफ लाइट यहाँ से आएगा और फिर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है, ओके। मैं फिर से कर देती हूँ। ये रहा कॉनकेव मिरर, ये है हमारा पोल, ये है हमारा फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट आ रही है जो कि फोकस से गुजरी, और एक रे ऑफ लाइट आ रही है जो कि फोकस से गुजरी और ऐसे ही चली गई। तो हम लोग देख रहे हैं कि इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है। तो इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रहा है ये देखने के लिए हमको चाहिए कि हमारा लाइन जो है कहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो फिर से गंदा हो गया है इमेज, 1 सेकेंड, देखिए मैं यहाँ पे आप लोग को इमेज बना बना के दिखा रही हूँ, ठीक है। ये साफ है ना पेज, हाँ। मान लिए कॉनकेव मिरर है, ये है हमारा पोल, ये है हमारा पोल, यहाँ पे है हमारा फोकस, ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर में, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया और आने के बाद ये फोकस से चला गया, एक रे ऑफ लाइट इस तरह गुजरी, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट यहाँ से, सॉरी, ये फोकस से आएगा और ये यहाँ चली आई, तो हम लोग देखेंगे कि ये इमेज जो है यहाँ पर मिलेगा। मेरी लाइन जो है मैंने हाथ से खींची तो थोड़ा टेढ़ा हो गया है। हम लोग देखेंगे कि ये इमेज जो है यहीं पे, ये लाइन जो है यही आके मिलेगी, दोनों एक दूसरे से एट सी पर ही, ठीक है। तो इमेज इस तरह यहाँ पे फॉर्म होगा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, बिटवीन, अगर भी हम लोग देखा एट सी पे रखा तो सेम साइज की इमेज बनी और रियल और इन्वर्टेड नेचर ऑफ द इमेज है, ठीक है। अगर अब हम लोग क्या करेंगे, इस इमेज, इस कॉनकेव मिरर वापस से बनाया, ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर हम लोग बिटवीन सी और एफ लिखते हैं क्या ऑब्जेक्ट, यहाँ से गया, ठीक है, फिर ये यहाँ आया, ठीक है। फिर बिटवीन सी और एफ रखा ना हम लोगों ने इमेज को, फिर हम लोग देखें कि यहाँ से ये सी से गया और सी से आया वापस, ठीक है। सी से गया और सी पर आया वापस, नहीं नहीं नहीं, इस तरह से नहीं करे। अच्छा रुक जाइए, आप लोग को बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा ऐसे। ये आया, ये है हमारा पोल, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी ये है हमारा क्या था ये, हाँ गुड, ये क्या था, फोकस, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रखा, यहाँ से आई रे ऑफ लाइट और एक रे ऑफ लाइट ऐसे चली गई, ठीक है। और एक ऑफ रे ऑफ लाइट क्या होगी कि यहाँ से सी से आएगी, इस थोड़ा रे ऑफ लाइट, ये रे ऑफ लाइट दोनों जो है जाकर मिल जाएगी, ठीक है। सी से आएगी और ये वापस सी पे चली जाएगी, ठीक है। और ये रे ऑफ लाइट दोनों आकर यहाँ पे मिल जाएगी और एक जो है इमेज फॉर्म होगा जो कि बहुत लार्ज इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। बहुत लार्ज इमेज फॉर्म मतलब क्या होगा कि यहाँ ये यहाँ पे बिटवीन जब सी और एफ इमेज रखा तो इमेज क्या है, इन रियल और इन्वर्टेड है, यहाँ पे सीधा था, यहाँ पे इमेज क्या बना है, उल्टा बना है, रियल और इन्वर्टेड है नेचर ऑफ द इमेज,
और हम लोग क्या देख रहे हैं इनलार्ज है, यानी कि जो कि ऑब्जेक्ट से थोड़ी बड़ी है, इनलार्ज इमेज है। और ये बना कहाँ है, बियॉन्ड सी, सी के पीछे ये इमेज बना है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं, ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं एट फोकस। अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को, ये हमारा पोल, ठीक है, अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को, ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखते हैं, एट फोकस, ऑब्जेक्ट को मैंने रखा फोकस पे, तो इमेज कहाँ बनेगा, पहले रे ऑफ लाइट आई और यहाँ फोकस से इस तरह गुजर गई, और एक रे ऑफ लाइट आएगी जो कि सी से यहाँ से आएगी और वापस यहाँ से चली जाएगी इधर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इमेज जो है हमारा बहुत इन्फिनिटी, ये लाइन कहाँ जाके मिलेगी दोनों की, ये और ये पता नहीं, ये दोनों लाइट जो है पैरेलली ऐसे चली जाएगी, तो हम लोग कहेंगे इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, इमेज फॉर्म होगा एट इन्फिनिटी, इमेज फॉर्म होगा एट इन्फिनिटी पर। और किस तरह का इमेज होगा, हाईली लार्ज होगा। ठीक है, और इमेज कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। तब तक हम लोगों ने 5 मिरर, 5 इमेज, 5 रे डायग्राम देख लिया हम लोगों ने। तब हम लोग आते हैं लास्ट मिरर का जो एक डायग्राम बचा है। अब तक हम लोगों ने कहाँ कहाँ रख लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख लिया, बाहर रख लिया, ठीक है ना, बिटवीन फोकस रख लिया, एट फोकस रख लिया, अभी तक पोल के पास नहीं आए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इमेज को पोल के पास रखेंगे। अब ये पोल और फोकस के दरमियान रखते हैं, ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम लोग क्या करेंगे, इमेज को हम क्या करें, पोल और फोकस के बीच में रखें, ऑब्जेक्ट को, सॉरी, ये रहा, यहाँ से रे ऑफ लाइट आई और ये फोकस से पैरेलली चली गई। ठीक है, फोकस से पैरेलली चली गई, और एक रे ऑफ लाइट जो है आएगी कहाँ से, यहाँ से आएगी सी की तरफ, और ये वापस चली जाएगी। ये दोनों को हम क्या करें, पीछे जाके मिलाएंगे। ठीक है, हमें देखेंगे कि थोड़ा दूर जाके यहाँ पे ये दोनों मिल जाएगी, यानी कि इमेज जो है, इमेज जो है यहाँ पर फॉर्म होगा। तो ये बेस है, इमेज जो है इतनी बड़ी फॉर्म होगी, तो ये इमेज कहाँ पे, बियॉन्ड द मिरर, मिरर के उस साइड फॉर्म हुई, यानी कि ये इमेज कैसा है, वर्चुअल है, सीधा है और वर्चुअल और इरेक्ट है, साइज में काफी बड़ा है ना, अब तक जो बड़ा इन लार्ज साइज में है। ठीक है, इन लार्ज साइज में, और कहाँ बना है इमेज, इमेज का पोजीशन क्या है, तो इमेज बना है बियॉन्ड द मिरर। ठीक है, आई होप कि सारा रे डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। एट इन्फिनिटी हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रखा था, तो कहाँ पे देखा था, इमेज फोकस पर बन रहा था, जो कि हाईली डिमिनिश था, काफी छोटा था, और नेचर क्या है, रियल और इन्वर्टेड। बियॉन्ड सी जब इमेज को रखा था, तब हम ऑब्जेक्ट को रखा था, तो हमारा जो कि हमारा इमेज बना था बिटवीन सी एंड एफ बना था, डिमिनिश बना था, इन रियल एंड इन्वर्टेड बना था। एट सी पर रखा था ऑब्जेक्ट को, तो हमारा इमेज भी एट सी पर ही बने थे, और सेम साइज का बना था, रियल और इन्वर्टेड बना था। जब बिटवीन सी एंड एफ रखा था, तब हमारा इमेज जो है बियॉन्ड सी बना और इनलार्ज बना और रियल एंड इन्वर्टेड बना। जब हम लोगों ने उसे एट फोकस पर रखा, तब वो इमेज कहाँ बनी, एट इन्फिनिटी पर बनी, और जो कि हाईली इनलार्ज था और रियल एंड इन्वर्टेड थी। जब हम लोगों ने बिटवीन पोल एंड फोकस रखा, तो बियॉन्ड द मिरर इमेज बना और इनलार्ज था और वर्चुअल एंड इरेक्ट था। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से इस पूरे टेबल से डायरेक्ट इस क्वेश्चन आ जाता है कि अगर बियॉन्ड सी पर रख रहे हैं, तो इमेज का नेचर क्या है, इमेज की साइज क्या है, इमेज कहाँ पर बन रहा है, इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, शॉर्ट्स में, इसलिए मैंने आप लोग के लिए छोटा सा क्या है, तो रे डायग्राम बनाने को आएगा तो 3 मार्क्स का अलग आता है, और इस तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी पूछ लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है
आगे की तरफ। अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अभी हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और अभी हम लोग R इक्वल्स टू 2F को प्रूफ करते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे प्रूफ करने वाले हैं R इक्वल्स टू 2F, जो कि बहुत ज्यादा एग्जाम में जो है पूछा जाता है मध्य के। R इक्वल्स टू 2F को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, एक डायग्राम बना रहे हैं। सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे ये होगा पोल, इसे एक लाइन पास करेगा जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और ये है हमारा फोकस, और हमारा ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको हम लोग वो कहते हैं। मान लेते हैं एक रे ऑफ लाइट जो है इस पॉइंट पे आई, इस पॉइंट का नाम हम लोगों ने दिया बी, और ये रहा हमारा सी। ठीक है, जब रे ऑफ लाइट आई यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जब आई तो रिफ्लेक्ट की एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ से रे ऑफ लाइट जो है चली गई। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे हुआ। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे हम लोगों ने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेना है। तो पता है यहाँ पे सरफेस है तो रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ है। ठीक है, जब हम लोगों ने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, अब यहाँ पे देखेंगे जब मैं नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है जिसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको आर से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये सब करने के बाद हम लोग यहाँ पे आओ, पहले इस प्रूफ करने के लिए हम लोग को ये डायग्राम बना देना अच्छे से, और यहाँ पे लिखना लेट, इसको मिटा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखना ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लेट क्या लेट कर रहे हैं हम लोग कि O और A जो है क्या है, O और A इज रेडियस। ठीक है, और क्या लेट कर रहे हैं हम लोग कि जो हमारा BC है, BC क्या है, इंसिडेंट रे है। ठीक है, लिख लेना अच्छे से प्लीज। ठीक है, और BD है, BD जो है हमारा है, BD क्या है, BD है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड ठीक है, पहले मैं इस पेज में या फिर रुको यहाँ पे डायग्राम में आएगा पूरा लेट लिखवा दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे लेट पे। ठीक है, BD क्या है, BD था हमारा रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और एंगल CBO क्या है हमारा, इंसिडेंस एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, और एंगल OBF क्या है, एंगल OBF है एंगल ऑफ व्हाट, रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, इस चीज को लिख लेना अच्छे से। ठीक है, खुद से लिख लेना, यहाँ पे हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक है, जैसे पहले एक डायग्राम बनाना। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे फिर ये इस डायग्राम को फिर से ड्रॉ करके हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक है ना, ये है हमारा पोल, ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये है हमारा फोकस, ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग O लिखे थे, है ना, O C जो भी लिख सकते हो। यहाँ से रे ऑफ लाइट आई थी B पॉइंट पे, ये C, यहाँ से रे ऑफ लाइट यहाँ चली गई थी, फोकस से गुजरी थी। ठीक है, क्या कर सकते हैं, थोड़ा मोबाइल में दुश्वारी होती है। ठीक है, ये है हमारा P, यहाँ से एक लाइन था जिस यहाँ पे हमारा फोकस, ये हमारा O सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लो एक रे ऑफ लाइट इस पॉइंट पे आई तो इस पॉइंट का नाम दिया हम लोगों ने B, और ये रहा C, और रे ऑफ लाइट यहाँ से यहाँ चली गई। ठीक है,
हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कुछ नहीं, यहाँ से हम लोगों ने नॉर्मल ड्रॉ किया था, जहाँ पे ये क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज आई, और यहाँ पे एक एंगल था जिसका नाम था आर। ठीक है, बस इतना। अब हम लोग आएंगे, ठीक है, और हम लोग आगे लिखेंगे कि फ्रॉम, पहले लिखो फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या हो रहा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बता रहा है कि एंगल सीबीओ जो है, एंगल सीबीओ जो है वो बराबर है किसके, एंगल ओ बी एफ के, बराबर है ओ बी एफ के। पहली बात हम लोग को ये पता चली। दूसरी बात और क्या पता चलेगी, और ये पता चलेगी कि यहाँ पे देखो, ये ऐसे देखो, ऐसे और ऐसे करके कोई एंगल बनता ना यहाँ, और ये, इसको क्या कहते हैं, जब भी दो लाइन क्या हो, पैरेलल हो, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है, इसके बीच से जब भी एक ट्रांसफर जाता है तो क्या बनता है, ये अल्टरनेट एंगल बनता है। ठीक है, और हमेशा ये वाला एंगल अगर एक्स होगा तो ये भी एंगल हमेशा एक्स होगा, यानी कि ये एंगल 50 डिग्री, तो ये भी एंगल क्या होगा, 50 डिग्री। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई, आई होप आई होगी। वही चीज देखते हैं यहाँ पे देखें, तो यहाँ पर भी सेम वही चीज बन रहा है, देखो ये जेड बन रहा है ना, ये वाला एंगल और ये एंगल सेम होगा, ये एंगल क्या है आई, तो ये एंगल भी क्या होगी आई, ये आर है, यहाँ पे आई और आर दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो आई इक्वल्स टू क्या हो गया, आर, यानी कि आई बराबर है आर के पहले से ही, और आई भी बराबर है आई के। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई। तो अब यहाँ पे वही चीज को लिखेंगे कि फिर से कौन सा एंगल, एंगल एफ ओ बी बराबर है एंगल एफ बी ओ के। ठीक है, एंगल, मोबाइल में थोड़ी राइटिंग नहीं बन पा रही है, आप लोग प्लीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश करें और फिर खुद से अपने से बना कर लिखिए। ओ एफ बराबर किसके होगा, बी एफ के, इतना समझ में आया। ठीक है, ये मैंने सॉरी, ये मैं तुमको एडवांस बता दिया, ये वाली अभी लाइन नहीं आएगी। ठीक है, मैंने अभी तुमको क्या बताया, तो ये जो 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 चीज है वो लोग क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना, यानी कि ओ बी सी, एंगल ओ बी सी बराबर होगा एंगल बी एफ के, वो कितना होगा, आई होगा, क्यों, बिकॉज ऑफ, यहाँ ब्रैकेट में लिखना, अल्टर नेट एंगल की वजह से, तो बराबर होगा अल्टर नेट एंगल की वजह से। ठीक है, मैं इसका साफ सुथरा लिखा हुआ सेंड भी कर दूंगी, लेकिन मैं वीडियो में डाल दूंगी, कोशिश करूंगी, और कोशिश कीजिएगा कि इसे समझ जाए आप, बस थोड़ा कचड़ा हो रहा है, मैं समझ सकती हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, अब नेक्स्ट क्या हो रहा है, अब हम लोग देख रहे हैं कि बी, तो हम लोग क्या देखेंगे कि एंगल एफ ओ बी जो है वो भी बराबर होगा एंगल, वो भी बराबर होगा किसके, वो भी बराबर होगा एंगल किसके, एफ बी ओ के। ठीक है, क्यों, अब इससे क्या साबित हो रहा है कि जब ये दो एंगल बराबर है और वो दो लाइन क्या है, इक्वल है। ठीक है, तब ये क्या क्या प्रूफ कर रहा है कि ये जो है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में यही लिखेंगे कि दिस इज एन ओबीएफ इज अ, OBF is an isosceles, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो अभी इससे ये क्या हो जाएगा कि OF और BF जो होगा एक दूसरे के बराबर होगा, OF और BF जो है एक दूसरे के बराबर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है,
OF और BF जो है एक दूसरे के बराबर होगा। अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि अब हम लोग डायग्राम में बस चलते हैं। अच्छा डायग्राम बहुत कचड़ा हो चुका है, तो फिर से एक डायग्राम बनाकर आपको दिखाते हैं। हमारा जो ये डायग्राम है ये हमारा पोल था, ठीक है, इसको हम लोग ए नाम दे देते हैं। ये बी था, ठीक है, ये था हमारा पोल, ठीक है, ये थी एफ, ये था हमारा ओ, यहाँ से एक आया रे ऑफ लाइट और यहाँ चला गया था, है ना। इस पॉइंट का नाम था बी, इसका नाम था सी, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये मिरर बहुत छोटा सा होगा ना, तो ये दोनों का डिस्टेंस इतना ज्यादा तो नहीं होगा, ये भी यहीं पर होगा, तो हम लोग ने दिखाया है कि ये इतना दूर होगा। मिरर बहुत छोटा होता है इसलिए ये बहुत करीब होता है, ठीक है ना। यानी कि ये BF का जो लेंथ है और PF जो है एक दूसरे के बहुत करीब होता है रियल में, ये हम लोगों ने जूम करके दिखाया है, ठीक है। सकते BF इज अ वेरी स्मॉल अपर्चर एंड नियरेस्ट टू AF। फिर इस चीज को हम लोग लिख पाएंगे क्या, कि BF जो है वो बराबर है AF के, ठीक है, और OA जो है वो बराबर है OF प्लस AF के, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना। फिर लिखेंगे OA जो है, OA जो है बराबर है, OF की जगह भी AF लिख सकते हैं ना, AF प्लस AF इक्वल्स टू 2F 2AF 2AF, AF की जगह हम लोग क्या लिख पाएंगे 2AF, यानी कि आ गया R इक्वल्स टू OA। OA क्या है हमारा, OA हमारा रेडियस था, देख लो शुरू में, ये देख लो ये OA पूरा रेडियस था, ये पूरा A था ना। आके यहाँ देख लेते हैं डायग्राम में, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लिया ये मान लो, क्योंकि यहाँ पे मैंने जब लेट करके लिखवाया है कहीं पे, ठीक है, जहाँ पर लेट लिखवाया है वहां पे मैंने लिखाया है कि OA क्या है, OA जो है हमारा रेडियस है। तो यहाँ प्रूफ हो गया, हमारा प्रूफ हो गया, प्रूफ क्या हो गया कि ये जो रेडियस होता है 2AF, AF क्या है हमारा, AF है हमारा फोकल लेंथ। देखो ये AF हमारा क्या है, फोकल लेंथ, यानी कि रेडियस जो होता है वो डबल होता है किसके, फोकल लेंथ के। तो ये वाली चीज जो हम लोग प्रूफ कर दी, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, चलते हैं हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस, इसमें जैसे कि कुछ न्यूमेरिकल्स आएगा, पहला क्वेश्चन देख लो, ऐसा देगा, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है ये, ठीक है, whose radius of curvature is 32 सेंटीमीटर, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन किस तरह से हो, क्या हम लोग को दिया हुआ है, हम लोग को दिया हुआ है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है 32 है, ठीक है, तो हम लोग को फोकल लेंथ निकालना है, तो R इक्वल्स टू 2F होता है, तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे F, 2 और ये कट जाएगा, तो F कितना आया, F इक्वल्स टू 16, तो आंसर ये होगा, ठीक है। कुछ और न्यूमेरिकल्स देखते हैं, कुछ और न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, ठीक है, कुछ और न्यूमेरिकल्स, जैसे कि अब सभी क्या हो जाएगा, और ये क्वेश्चंस देते हैं। तो क्वेश्चन में क्या, अगर हमको क्या दे देगा, हमको डायरेक्ट दे देगा रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है 20 सेंटीमीटर है, तो हमारा फोकल लेंथ निकालो। तो इसी वाले फॉर्मेट से हम लोग क्या करेंगे, R इक्वल्स टू 2F, F निकालना है ना, फिर से R गिवन है,
तो R20 V2 और F काट दो, F इक्वल्स टू 10। अब इसी तरह से F दे देगा, R निकाल लेंगे, तो तुरंत मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। इस तरह से जो है इस पर क्वेश्चंस आते हैं। R इक्वल्स टू 2F पे MCQ में आएंगे, 2 मार्क्स में आता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मिरर फॉर्मूला। ठीक है, मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये होती है मिरर का फॉर्मूला। अब हमारा एक मिरर है, उसके सामने ये जरूर हमारा फोकल लेंथ फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट की इमेज बनी। ठीक है, मान लेते हैं। तो ये पोल से लेके फोकस तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। ये है हमारा, जिसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, सो क्या बोलते हैं हम लोग, फोकल लेंथ। ठीक है, अब ये v क्या है, ये ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस, ये जो इमेज बना है हमारा, ये से मिरर की दूरी कितनी है, इस v को हम लोग बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। ठीक है, और इस u को बोलते हैं, मिरर से लेके ऑब्जेक्ट तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, u। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये देखो, इस ऑब्जेक्ट की कुछ हाइट है ना, तो इसको बोलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HO। इस इमेज की भी कुछ हाइट है ना, कुछ साइज है ना, तो इसको बोलते हैं HI, हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, अब हम लोग साइन कन्वर्जन देख लो, इसको ना एक एक्सिस की तरह समझना। ये जो है इसको एक एक्सिस की तरह समझना। ठीक है, इस साइड पॉजिटिव, ये वाला जो साइन है वो नेगेटिव होगा, और ऊपर जो चीज आएंगी वो पॉजिटिव, और ये नीचे आएंगी नेगेटिव। अभी इतना समझ लो, अगर ये नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में समझ में आएगा कि क्या होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, है ना, आया है। ओके, अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं मैग्नी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन को हम लोग m से डिनोट करते हैं, और इस m से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है -v/u। इसका फॉर्मूला क्या होता है, -v/u। और इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। -v/u मिरर में है, और इसका लेंस का फॉर्मूला v/u होता है। तो लेंस नहीं, यहाँ पे मिरर पढ़ रहे हैं, इसलिए इसका फॉर्मूला होता है -v/u। अब मैग्निफिकेशन हमें क्या बताता है, तो मैग्निफिकेशन हमें ये बताता है कि इमेज का साइज कितना बड़ा है ऑब्जेक्ट से। अगर मैग्निफिकेशन जो है हमारा 1 है, तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट की जो दूरी है, इमेज की जो दूरी है, वो दोनों बराबर है, और हाइट ऑफ इमेज वो भी बराबर है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। ये पहला केस। दूसरा केस क्या हो रहा है, दूसरा केस में बोल रहा है कि अगर मैग्निफिकेशन क्या हुआ, बड़ा हुआ, किससे, 1 से, तब यहाँ पे क्या होगा कि इमेज जो बनेगा, इमेज की डिस्टेंस ज्यादा होगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से, और हाइट ऑफ इमेज जो है वो ज्यादा होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। ठीक है, ये वाली बात भी समझ में आई। अब अगर हमको कह दे कि नहीं, हमारा जो मैग्निफिकेशन है वो कम है, लेस देन 1, अगर मैग्निफिकेशन क्या हुआ, लेस देन 1 है, यानी कि 1 से कम है, तब क्या होगा कि हमारा जो इमेज की जो डिस्टेंस है और इमेज की जो हाइट है, वो दोनों ही क्या हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी, इससे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस से और ऑब्जेक्ट के हाइट से। तो ये है ना तीसरा केस। यहाँ से क्वेश्चन आता है इस तरह से कि द मैग्निफिकेशन ऑफ द मैग्निफिकेशन। ठीक है ना, क्वेश्चन इस तरह से ही आएगा कि द मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैग्निफिकेशन है इज 3, इज 3। ठीक है, व्हाट डज इट मीन, क्या आएगा क्वेश्चन, व्हाट डज इट मीन। ठीक है,
यानी कि इस जुमले का मतलब बताइए। अभी हम बताए कि अगर मैग्निफिकेशन 3 यानी कि 1 से ज्यादा बड़ा है, 1 से ज्यादा 3 तो इसका मतलब क्या है? जब भी बोले मैग्निफिकेशन अगर 1 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि इमेज की डिस्टेंस, इमेज का हाइट बड़ा है। तो इस जुमले का मतलब यही है कि बनने वाला जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से 3 गुना बड़ा है, ऑब्जेक्ट की दूरी से भी 3, और हाइट इमेज की दूरी और ऑब्जेक्ट जो इमेज की दूरी और ऑब्जेक्ट की दूरी क्या है? इमेज की जो दूरी है ऑब्जेक्ट की दूरी से 3 गुना ज्यादा है। ठीक है, ये इस जुमले का मतलब है। इस तरह से माध्यमिक में क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, तो इसको एक स्टार सेटअप में भी पूछे जाते हैं, इसको एक स्टार मार्क कर लीजिए, प्री बोर्ड्स में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब इतना समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक मिरर पे एक क्वेश्चन करेंगे, तो उस क्वेश्चन से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर इन साइज is placed at 30 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed is order to obtain sharp image? Find the nature of image and size of image. इस क्वेश्चन को इंग्लिश में कह दिया, आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा, मैंने डिक्टेट कर दिया है और इसको मैं समझाती हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसकी साइज कितनी है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 6 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कि खड़ा कहाँ पे है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर। ओके, और फोकल लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे क्या बोल रहा है? हाइट ऑफ इमेज निकालिए, डिस्टेंस ऑफ इमेज निकालिए और नेचर निकालिए, नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन है। कहा कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये कॉनकेव मिरर के सामने है। ठीक है, मैंने क्या बोला, इधर पे पॉजिटिव होता है, इधर पे पॉजिटिव होता है, लेकिन इस साइड क्या होगी? नेगेटिव। ये है हमारा फोकल लेंथ और यहाँ पे ऑब्जेक्ट खड़ा है, तो फोकल लेंथ जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि फोकल लेंथ कहाँ पे लाई कर रहा है? इस तरफ। तो इस तरफ क्या होती है? चीजें नेगेटिव होती है, फोकल लेंथ भी नेगेटिव हो गया और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। यहाँ पे भी माइनस का साइन लगेगा, तो साइन कन्वेंशन समझ में आया। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का माइनस नहीं लगेगा क्योंकि ये ऊपर की तरफ है ना हाइट, और ऊपर की तरफ क्या होती है? प्लस होता है। ठीक है, अब चलते हैं इसका अब न्यूमेरिकल बनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले v निकाले। मिरर का फॉर्मूला आप लोग को पता है ना, 1/f इक्वल्स टू 1/v इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/u। तो 1/v को हम लोग इधर ले आते हैं, 1/v 1/f माइनस 1/u। ठीक है, 1/f की वैल्यू हम लोग को पता है ना, 1/f की वैल्यू -15 है ना, -15। इसकी वैल्यू -1/-30। ठीक है, अब इसके आगे बनाते हैं, तो 1/v इक्वल्स टू 1 - 50, वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 1/30 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, इसकी जो अब एलसीएम लेंगे अगर, तो 1/v 30 आएगा, -2 + 1 आएगा, -2 आ गया। ठीक है, सॉरी, -1 डिवाइडेड बाय 30 और 1/v क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी -30। यानी कि इमेज की जो डिस्टेंस है, इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी? -30 सेंटीमीटर जो है इमेज की डिस्टेंस होगी। ये वाली बात भी समझ में आ गई। अब हम लोग को क्या निकालना है कि इमेज की हाइट कितनी होगी। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू -v/u, m इक्वल्स टू -v/u। ठीक है, m इक्वल्स टू -v/u, तो माइनस का माइनस दिया, v कितनी है यहाँ पे हमारी? -30 पुट कर दिया, u कितनी है? सिर्फ 30, लेकिन उधर था तो ये माइनस की तरफ, तो ये -30 कट गया। मैग्निफिकेशन कितना आया हमारा? -1 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू हाइट ऑफ
इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो -1 मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज निकालना है हम लोग को, तो इसको ऐसे ही रख देंगे। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग को दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर, हाइट ऑफ इमेज इज -6 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोगों ने हाइट ऑफ इमेज भी निकाल लिया और डिस्टेंस ऑफ इमेज भी निकाल लिया, बच क्या गया नेचर ऑफ द इमेज। तब हम लोग देखेंगे कि हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ, हाइट ऑफ द इमेज भी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ, यानी कि इमेज जो है इक्वल इन साइज का है। ठीक है, तो इक्वल इन साइज हम लोग पहले लिख लेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि माइनस है, ये माइनस इंडिकेट करता है कि इमेज क्या है, इनवर्टेड है, उल्टा है, नीचे बना है। कॉनकेव मिरर का इमेज हमेशा क्या होता है, रियल एंड इनवर्टेड। तो पहला नेचर लिखेंगे, पहला नेचर होगा कि इमेज क्या है, रियल है। दूसरा होगा कि ये क्या है, इनवर्टेड है, क्योंकि माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है। और तीसरा होगा इक्वल इन साइज होगा। और ये कहाँ पे बना, जब इक्वल इन साइज कब होता है, और तक जब ये एट सी पर रखा होता है। ऐसे भी देख लो, फोकल लेंथ अगर 15 है तो सेंटर ऑफ द कर्वेचर कितना होगा, 30, आर इक्वल्स टू 2f से, है ना, तो 30 हो जाएगा। तो इसे क्या समझ में आ रहा है कि ये इसका डबल है, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, एट सी पर था। इमेज कहाँ पर बना, इमेज भी एट सी पर बना और इक्वल इन साइज बना। ठीक है, सिमिलरली एक क्वेश्चन मैं आप लोग को इसी तरह का सेम क्वेश्चन जो है आप लोग को एक होमवर्क देगी। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज कितना है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, यू कितनी दी हुई है, 25 सेंटीमीटर, वो भी कॉनकेव मिरर के सामने है। ठीक है, ये वाली भी चीज है, कॉनकेव मिरर के सामने है। ये हाइट है 4 का और ये डिस्टेंस जो है कितनी की है, ये डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर की, ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये इधर आ गया। ठीक है, मैं बता दे रही हूँ कि माइनस में हो जाएगा। ठीक है, आप लोग खुद कीजिएगा वैसे। और उसका फोकल लेंथ भी देखिए, यहाँ भी 15 सेंटीमीटर है मान लीजिए। तो आप हमको बताइएगा कि डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना है, हाइट ऑफ इमेज कितना है और नेचर ऑफ द इमेज क्या है। ये आप लोग का होमवर्क है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि वो भी अच्छे से आपकी तरह पढ़ाई कर सके। Thanks for watching this video.